Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover a new and very important topic, that is figure of speech or the poetic devices. Nowadays in almost all the classes, students are asked 1 marks questions those are multiple choice बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच और द पोइटिक डिवाइसेस. बच्चों को एक लिटरेरी टेक्स्ट दे दिया जाता है या कोई पोएम दे दी जाती है एंड दे आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई कि वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या कौन सा पोइटिक डिवाइस है. जिसे बताने के लिए ये जरूरी है कि बच्चे को फंडामेंटल नॉलेज हो कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं. उन्हें आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, विच वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो. टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइसेस जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि पोइटिक डिवाइसेस आखिर होते क्या हैं या फिगर ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं. ये वो लिटरेरी टूल्स होते हैं जो लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए और पोइट या जो भी कंपोजर है उसके आइडिया को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड सिमिली. इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है. सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार. जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा. In a simile, a comparison is made between two objects of different kind, which have, however, at least one point in common. सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वहां यूज किया जाता है जहां पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है किसी एक सिमिलैरिटी के बेस पे. और इस सिमिलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइक और जैसे कि एज. तो देखते हैं जरा इन एग्जाम्पल्स को. द फर्स्ट इज द असीरियन केम डाउन लाइक अ वॉल्फ ऑन द फोल्ड. तो एसीरियन हैज बीन कंपेयर्ड टू वॉल्फ और इस कंपैरिजन को दिखाने के लिए द वर्ड लाइक हैज बीन यूज्ड. सिमिलरली the righteous shall flourish as the palm tree. तो यहाँ righteous has been compared with the palm tree and the word as has been used to show the comparison. तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा. आपको सिर्फ लाइन पढ़नी है और देखना है कि अगर दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरिजन दिखाने के लिए लाइक यूज हुआ है या एज यूज हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी सिमिली. नेक्स्ट इज मेटाफर. अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी ये भी एक तरीके का सिमिली ही होता है. कंपैरिजन तो यहाँ पे भी होगा. इट डज नॉट लाइक द सिमिली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर or act as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. जहां सिमिली में हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे किसी सिमिलैरिटी के बेस पे और कंपैरिजन दिखाने के लिए एज और लाइक का यूज भी कर रहे थे, यहाँ कंपैरिजन तो होता है लेकिन कंपैरिजन इतना इम्प्लाइड होता है कि एक चीज को दूसरी चीज ही कह दिया जाता है. उनके बीच के डिफरेंस को इग्नोर कर दिया जाता है और मान लिया जाता है कि उनमें इतनी सिमिलैरिटी है कि वो चीजें एक हो गई हैं. यानी यहाँ पर कंपैरिजन होगा बट लाइक एंड एज जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होगा. लेट्स सी द एग्जांपल. द कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट. तो यहाँ पर देखिए कैमल हैज बीन कंपेयर्ड विद द शिप. तो कैमल अपनी क्वालिटी के बेसिस पे शिप से कंपेयर किया गया है और कंपैरिजन दिखाने के लिए कहीं भी एज और शिप का यूज नहीं है, बल्कि एज और लाइक का यूज नहीं है, बल्कि कैमल को शिप ही मान लिया गया है. कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट. ये जो मेटाफर होता है इसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं और आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि कैमल जो होता है वो डेजर्ट में शिप का रूप होता है. ऐसे ही नीचे है, रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. रिवेंज हैज बीन कंपेयर्ड विद वाइल्ड जस्टिस बट टू शो द कंपैरिजन एज और लाइक का यूज नहीं किया गया है, बल्कि रिवेंज को एक तरीके से वाइल्ड जस्टिस ही बता दिया गया है. जहां दो चीजों के बीच में कंपैरिजन तो होता है लेकिन एक चीज को दूसरी चीज कह दिया जाता है. हमने कहा हर फेस इज लाइक अ मून. हर फेस इज लाइक मून, तो यहाँ पर सिमिली होगा. लेकिन अगर मैं कहूं कि हर फेस इज मून तो यहाँ पर मेटाफर होगा.
नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इन पर्सनिफिकेशन inanimate objects and abstract notations are spoken of as having life and intelligence। इसको पहचानना भी बहुत आसान होता है। किसी निर्जीव चीज को या किसी एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि उसमें लाइफ है और इंटेलिजेंस है, यानी कि उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। जब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया को एक लिविंग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है तो वहां पर पर्सनिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। अब यहाँ लाफ्टर होल्ड करती है, तो लाफ्टर तो एक इनएनिमेट आइडिया है, लाफ्टर तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो लेकिन इट हैज बीन ट्रीटेड एज इफ इट इज होल्डिंग बोथ हर साइड्स। इसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये कोई इंसान हो, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। सिमिलरली, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ अपना ठंडा हाथ, मौत अपना ठंडा हाथ किंग्स पर भी रखती है। नाउ डेथ, जो कि फिर से एक इनएनिमेट चीज है या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इट हैज बीन ट्रीटेड लाइक अ पर्सन, और इसके लिए देखिए आगे प्रोनाउन हिज भी यूज किया गया है। तो डेथ इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन, दैट्स व्हाई पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफे। एन एपोस्ट्रोफे इज अ डायरेक्ट एड्रेस। आपको ये याद रखना है, इसमें आप एड्रेस करते हैं, पोइट एड्रेस करता है टू द डेड, किसी मरे हुए व्यक्ति को, टू द एब्सेंट, किसी ऐसी चीज को जो प्रेजेंट नहीं है, दूर है, और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स और आइडिया। या ये भी एक तरीके का पर्सनिफिकेशन ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जब उस ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जा रहा है तो या तो वो मरा हुआ है, या वो थोड़ा दूर है, या वो कोई पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल, ओ फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। ओ फ्रेंड, अब ये देखिए, ये फ्रेंड जो है हो सकता है वो स्पीकर के या पोइट के पास नहीं है, इसीलिए वो उसको एड्रेस करता है और कहता है कि ओ फ्रेंड, मुझे नहीं पता कि मुझे कंफर्ट के लिए कहाँ देखना चाहिए। सिमिलरली, मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तुमको इस समय जिंदा होना चाहिए था। मिल्टन हु इज नाउ डेड, पोइट एड्रेस करता है मिल्टन को जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, और उसे अपील करता है कि तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए था। तो इसे आप ऐसे समझेंगे, इसे ऐसे पहचानेंगे कि ये भी एक तरीके का पर्सनिफिकेशन होगा, लेकिन इसमें पोइट या कंपोजर या राइटर किसी ऐसे इंसान या ऐसे ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहा होगा जो मर चुका है या जो डायरेक्टली वहां पर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। यहाँ पोइट जो होता है या राइटर जो होता है वो अपनी बात को ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए, उसका प्रभाव ज्यादा बताने के लिए ओवर स्टेटमेंट देता है, यानी बात को इतना ज्यादा बढ़ा के कहता है कि वो अनरियल लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, वाई मैन, इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। पोइट बताता है कि वो इतना दुखी है कि अगर सारी नदी सूख भी जाए तो वो अपने आंसुओं से उसे भर सकता है। वी नो दैट दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो इतने आंसू नहीं बहा सकता कि वो नदी को भर सके। लेकिन यहाँ पोइट का आइडिया ये कन्वे करना है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो इस बात को कहने के लिए उसने एक ओवर स्टेटमेंट दिया कि अगर वो चाहे तो पूरे नदी को भर सकता है अपने आंसुओं से। सिमिलरली, ओ हैमलेट, दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माय हार्ट इज ट्वेन। हैमलेट की मदर गर्ट्रूड हैमलेट से अपील कर रही है कि वो उसको और ज्यादा कर्ज ना करे, और कहती है कि तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए हैं, which we know that not it is not possible। लेकिन उसका आइडिया ये कन्वे करना का है कि हैमलेट ने अपने वर्ड्स से अपनी मदर को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। तो जब पोइट अपनी बात के प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहता है, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है हाइपरबोल।
Next is euphemism. Euphemism consists in the description of a disagreeable thing by an agreeable name. कई बार एक अनप्लीजेंट आइडिया को कन्वे करना होता है, एक हर्टिंग आइडिया को कन्वे करना होता है या शॉकिंग आइडिया होता है, उसको एग्रीएबल फॉर्म में, प्लीजेंट फॉर्म में जब प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर पोइटिक डिवाइस होती है यूफेमिज्म. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज फॉलन asleep, वो सो चुका है. तो इस यहाँ आइडिया कन्वे करना है ही इज डेड. अगर ये ही इज डेड डायरेक्टली बोला जाता है तो ये थोड़ा सा हर्टिंग लगता है, थोड़ा सा डिसएग्रीएबल लगता है. तो ये आइडिया कन्वे करने के लिए पोइट ने कहा ही हैज फॉलन asleep, यानी एक डिसएग्रीएबल आइडिया को उसने एक एग्रीएबल तरीके से प्रेजेंट किया है. सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल. पोइट कहता है तुम मुझे एक फेरी टेल सुना रहे हो, लेकिन आइडिया कन्वे क्या करना है कि तुम झूठ बोल रहे हो. हम डायरेक्टली किसी को कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो तो ये थोड़ा सा हर्टिंग लग सकता है या अनप्लीजेंट लग सकता है. तो उसे इस तरीके से कहा गया है कि तुम एक परियों की कहानी सुना रहे हो, तुम एक झूठी कहानी सुना रहे हो. ठीक, तो जब डिसएग्रीएबल चीज को एग्रीएबल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए वी यूज फिगर ऑफ स्पीच यूफेमिज्म. Next is antithesis. In antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiments is made in the same sentence, is employed to secure emphasis. Antithesis वो figure of speech होता है जहां एक ही sentence में दो completely opposing या contrasting ideas को present किया जाता है, और इसका use भी poet जो होता है वो अपने idea को emphasize करने के लिए करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. अब इससे एक सेम सेंटेंस में दो आइडियाज हैं कि मैन प्लानिंग करता है लेकिन डिस्पोज तो गॉड करता है, यानी दो कंप्लीटली अपोजिंग आइडियाज दे आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द आइडिया. सिमिलरली मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन. तो यहाँ देखिए, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन. बुलाया तो बहुतों को जाता है लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है. यहाँ अगेन दो कंप्लीटली कंट्रास्टिंग आइडियाज को एक साथ रखा गया है. तो जहां दो एक ही सेंटेंस में दो कंप्लीटली अपोजिंग या कंट्रास्टिंग आइडियाज को एक साथ प्लेस किया जाता है वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथेसिस. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन या विरोधाभास अलंकार. ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस. ऑक्सीमोरॉन भी एक तरीके का एंटीथेसिस ही होता है जहां एक ही सेंटेंस में दो अपोजिंग आइडियाज को एक साथ प्लेस किया जाता है, जबकि ऑक्सीमोरॉन में टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग. एक ही चीज की दो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज को हाईलाइट किया जाता है, यानी चीज तो एक ही होती है, ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, लेकिन उसकी दो ऐसी क्वालिटीज बताई जाती हैं जो एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो इनोसेंट आर्च, सो कनिंगली सिंपल. अब आप यहाँ देखिए, कनिंगली सिंपल. अगर कोई चीज कनिंग है तो वो सिंपल नहीं हो सकती, और अगर सिंपल है तो वो कनिंग नहीं हो सकती. लेकिन यहाँ पर इस कनिंगली और सिंपल को एक साथ प्लेस किया गया है. सिमिलरली, शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूअल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ. यहाँ अगेन आप देखिए, काइंड क्रूअल्टी, वो काइंड भी है और क्रूअल भी है. तो जो काइंड होता है वो क्रूअल नहीं हो सकता, जो क्रूअल होता है वो काइंड नहीं हो सकता. तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट क्वालिटीज हैं, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन. जब एक ही चीज की दो कंप्लीटली अपोजिट क्वालिटीज को बताया जाता है तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन होता है. नेक्स्ट इज एपिग्राम. An epigram is a brief pointed saying frequently introducing antithetical ideas which excite surprise and arrest attention. एपिग्राम एक पॉइंटेड सेइंग होती है, एक पॉपुलर कहावत हो सकती है, एक पॉपुलर लोकोक्ति हो सकती है जिसमें एक एंटीथेटिकल आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है जो सरप्राइज करने के लिए होता है या अटेंशन इन्वोक करने के लिए होता है. यानी हो सकता है कि जो बात कही जा रही है वो थोड़ी सी शॉकिंग हो, थोड़ी सी डिसबिलीविंग हो, लेकिन ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वो सेइंग बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन.
तो हमें पता है मैन इज द फादर ऑफ चाइल्ड, लेकिन ये जो एक पॉपुलर सेइंग है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, उनके कहने का मतलब था कि जो भी इंसान की आगे चल के जब एडल्ट होता है तो जो भी क्वालिटीज होती हैं उनकी जो फाउंडेशन होती है वो चाइल्ड में ही आ जाती है, यानी चाइल्डहुड में ही वो सारी फंडामेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ ये द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, दो इट इज एंटीथेटिकल इन आइडिया, दो इट इज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग इन आइडिया, बट इट हैज बिकम अ पॉपुलर सेइंग, और इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है एपिग्राम। सिमिलरली आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, आर्ट जो होती है वो आर्ट को छिपाने में होती है। कहने का ये मतलब है कि जब आप शो ऑफ करते हैं अपनी किसी क्वालिटी को या आर्ट को, तो वो इतनी सोफिस्टिकेटेड और ब्यूटीफुल नहीं लगती है। जब नेचुरली आती है, स्पॉन्टेनियसली आती है, तभी वो आर्ट ब्यूटीफुल लगती है और लोगों को अच्छी लगती है। तो ये आइडिया कन्वे करने के लिए जो इन्होंने ये यूज किया है, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, इट इज ऑल्सो अ पॉपुलर सेइंग। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस भले ही जिसमें एक सरप्राइजिंग आइडिया हो, लेकिन वो एक पॉपुलर सेइंग बन जाता है, एक पॉपुलर सेइंग होता है, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होती है एपिग्राम। Next is irony. Irony is mode of speech in which real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. Irony को व्यंग भी कहते हैं। जब राइटर ने जो लिखा होता है या पोइट ने जो अपनी पोएम में लिखा होता है, उसका आइडिया उससे कंप्लीटली अपोजिट होता है, यानी जो लिटरल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जो रियल मीनिंग होता है, जो तात्पर्य होता है पोइट का, वो कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ द कॉलेज। अब आप देखिए इसने यूज किया है ब्रिलियंट सन who failed out of college। एक तरफ तो वो कह रहा है कि मेरा सन जो है वो ब्रिलियंट है लेकिन कॉलेज में फेल हो गया है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो एक व्यंग कर रहा है कि मेरा सन जो अपने आप को शायद बहुत इंटेलिजेंट समझता है, बहुत ब्रिलियंट समझता है, वो कॉलेज में फेल हो गया है। यानी वो कहीं ना कहीं वो एक कमेंट कर रहा है, एक व्यंग कर रहा है कि उस अपने सन के ऊपर। सिमिलरली, नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। अब इसका लिटरल मीनिंग देखें तो होगा कि इन लोगों, ये जो लोग हैं, इनके साथ ही बुद्धिमत्ता का अंत हो जाएगा, यानी उनके बाद कोई भी वाइज रहेगा ही नहीं। लेकिन इसका जो आइडिया है वो ये है, वो कमेंट करना है, व्यंग करना है कि ये लोग अपने आप को इतना वाइज समझते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके साथ ही विजडम जो है वो इस दुनिया में खत्म हो जाएगी और उसके बाद शायद कोई भी वाइज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो पोइटिक डिवाइस है, वो है आयरनी, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, चाहे पोएम हो और चाहे किसी और तरीके का लिटरेरी पीस हो। A pun consists in the use of a word in such a way that it is capable of more than one application, the object being to produce a ludicrous effect. पन जो होता है उसे हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं, जहां कोई शब्द एक ही बार यूज होता है लेकिन वो इतना केपेबल होता है कि एक ही जगह यूज होके वो उसके कई सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी उसके कई सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक शब्द एक ही बार यूज होता है लेकिन उसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन लाइफ वर्थ लिविंग इट डिपेंड्स अपॉन लिवर। तो जिंदगी जीने लायक है या नहीं ये डिपेंड करता है किस पर, लिवर पर। अब यहाँ लिवर जो है वो एक ही जगह यूज हुआ है, लेकिन इस लिवर के यहाँ पर दो मीनिंग्स है, एक है द पर्सन हु लिव्स और एक है ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लिवर। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जब कोई वर्ड एक ही बार यूज होता है लेकिन उसके कई सारे मीनिंग्स देता है, तो वहां पर पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। An ambassador is an honest man who lies around for the god of his country। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वर्ड को, who lies। एम्बेसडर एक ऐसा ऑनेस्ट आदमी होता है जो अपनी कंट्री के लिए रहता है। यहाँ लाइज के अगेन दो मीनिंग होते हैं, लाइज द पर्सन हु लिव्स और द पर्सन हु टेल्स अ लाई। तो कई बार एम्बेसडर्स को
कुछ पॉलिटिकल पर्पसेस से, कुछ डिप्लोमेटिक रीजन से झूठ भी बोलना पड़ता है और कई बार उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ लाइज जो है वो एक ही बार यूज होके इट इज केपेबल ऑफ मैनी एप्लीकेशंस। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी लाइन में कोई वर्ड एक बार यूज होके इट इज केपेबल ऑफ गिविंग डिफरेंट मीनिंग्स, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा पन। Next is metonymy. In metonymy, an object is designated by the name of the something which is generally associated with it. यहाँ पर क्या होता है कि कुछ हर चीज की या हर इंसान की कुछ पहचान होती है। किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के आदमी की कोई पहचान होती है, किसी ऑब्जेक्ट से हम किसी क्वालिटी को एसोसिएट कर देते हैं। तो जब उस चीज को उस पर्सन का ही नाम दे दिया जाता है, वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है मेटोनिमी। एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्राउन जब हम कहते हैं, जब भी हम कहते हैं द क्राउन, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द किंग्स, राजा जो कि क्राउन पहनता है। जिस भी इंसान को क्राउन पहना दिया जाता है वो राजा बन जाता है। तो जब हम राजा के लिए द क्राउन का यूज करते हैं तो यहाँ पर यूज होता है मेटोनिमी। सिमिलरली नेक्स्ट है रेड कोट्स। तो जब रेड कोट्स की बात हो रही है, रेड कोट्स कौन पहनता है? ब्रिटिश सोल्जर्स। तो जब ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए हम ब्रिटिश सोल्जर यूज ना करके रेड कोट्स यूज करने लगते हैं, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटोनिमी। Next is synecdoche. In synecdoche, a part is used to designate the whole and the whole to designate a part. कई बार जब हम किसी पार्ट की बात करते हैं होल को इंडिकेट करने के लिए और होल की बात करते हैं पार्ट को इंडिकेट करने के लिए, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है synecdoche। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। जब डेली ब्रेड की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि पोइट बात कर रहा है एंटायर फूड के बारे में। तो जब पूरे फूड की बात करनी है, लेकिन पोइट ने कहा कि सिर्फ किसका नाम लिया है? डेली ब्रेड का। यानी जब एक समग्र चीज को व्यक्त करने के लिए किसी एक पार्ट का नाम लिया जाता है, या इसका वाइसी वर्सा हो सकता है कि किसी पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए एक समग्र यूनिट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होगी synecdoche। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड। अब इसने कहा मैनी माउथ्स, यहाँ मैनी माउथ्स एक होल के रूप में उसने ले लिया कि उसके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं खाना खाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो सपोर्ट करने के लिए उसने सिर्फ यूज किया है माउथ, यानी माउथ रिलेटेड होता है खाने से। तो यहाँ पोइट लिटरली तो ये कह रहा है कि उसके पास बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना खिलाना है, लेकिन उसका आइडिया ये कन्वे करना है कि उसे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना है। तो जब किसी एक बहुत बड़े होल को एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट का नाम लिया जाता है और पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए होल का नाम लिया जाता है, वहां पर वी यूज द पोएटिक डिवाइस synecdoche। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। In this figure, epithet is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence। सबसे पहले epithet का मीनिंग समझ लेते हैं। epithet का मतलब होता है एडजेक्टिव। हर एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन के लिए यूज होता है, किसी ना किसी नाउन के लिए प्रॉपरली यूज होता है। लेकिन इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, जिस वर्ड का को ये क्वालिफाई कर रहा होता है एपिथेट, उसके साथ यूज ना करके हम किसी दूसरे ऐसे शब्द से एसोसिएट कर देते हैं जो कि उससे रिलेटेड होता है। इसका मतलब हम एपिथेट को ट्रांसफर कर देते हैं उसके प्रॉपर वर्ड से किसी दूसरे वर्ड के साथ। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि एपिथेट क्या है। एपिथेट है स्लीपलेस। अब स्लीपलेस कौन है? ही। यानी कि वास्तव में स्लीपलेस किसके लिए यूज होना चाहिए था? ही के लिए। लेकिन हमने क्या किया, स्लीपलेस को यूज कर दिया नाइट के साथ, और हमने कहा कि उसने
रातें जो थी वो कैसी थी, स्लीपलेस थी। वास्तव में तो वो स्लीपलेस था, लेकिन हमने उस स्लीपलेस एपिथेट को, स्लीपलेस एडजेक्टिव को एसोसिएट कर दिया दूसरे नाउन के साथ, यानी कि नाइट के साथ, इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अ प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स इज वेरी वे। अब यहाँ पर जो वर्ड है, जो एपिथेट है, एडजेक्टिव है, वो है वियरी, थका हुआ। ठीक है, तो कहना तो ये चाहता है कि थका हुआ किसान अपने घर की तरफ जा रहा था या घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चला। अब इस वियरी को एसोसिएट तो होना चाहिए था प्लोमैन के साथ, किसान के साथ, लेकिन हमने यूज किया है वियरी को किसके साथ, वे के साथ। ठीक, यानी कि ट्रांसफर कर दिया हमने उस एपिथेट को किसी दूसरे वर्ड के साथ सेम सेंटेंस में। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को, जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है, उसके साथ यूज ना करके उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ जिससे वो क्लोजली एसोसिएटेड है यूज किया जाता है, वहां पर होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट इज लिटोट्स। In litotes, an affirmative is conveyed by negation of the opposite. The effect being to suggest a strong expression by means of a weaker. It is the opposite of hyperbole. शुरुआत करते हैं यहाँ से कि लिटोट्स जो होता है वो हाइपरबोल का अपोजिट होता है। हाइपरबोल जहां पर स्पीकर अपनी बात पर जोर देने के लिए उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ओवर स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्रेस करता है। लिटोट्स में इसका उल्टा होता है कि अपने एफर्मेटिव आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए स्पीकर निगेशन करता है, यानी नेगेटिव तरीके से अपनी बात को कहता है। सपोज करो आई वॉन्ट टू से दैट आई एम वेरी टॉल एंड आई एम सेइंग आई एम नॉट सो शॉर्ट। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं और कहना मैं ये चाहती हूं कि मैं बहुत ज्यादा लंबी हूं। यानी अपोजिट वर्ड यूज करके और नेगेटिवली अगर आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं जबकि वास्तव में आप उसे एफर्मेटिवली कहना चाह रहे हैं, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होती है लिटोट्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट लिटिल, तो यहाँ नॉट लिटिल जो है इसका कहने का ये मतलब है कि वो मैं उतना छोटा नहीं हूं, इसका मतलब मैं बहुत महान हूं। ठीक, इसी तरीके से द मैन इज नॉट फूल, यहाँ नॉट फूल कह रहा है, इस कहना ये चाहता है कि वो पागल नहीं है, वो बहुत चालाक है। यानी अपोजिट वर्ड यूज करके नेगेशन के साथ, नॉट के साथ अपोजिट वर्ड यूज करके जब अपनी बात को कम्युनिकेट किया जाता है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन इज द आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस not for the sake of getting an answer but to put a point more effectively. यहाँ पर स्पीकर एक क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन वो इसलिए नहीं पूछता कि वो आपसे रिस्पॉन्स चाहता है या उसका आंसर चाहता है, उसका आइडिया अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिवली कन्वे करने का होता है। फॉर एग्जाम्पल एम आई माई ब्रदर्स कीपर, जब स्पीकर ने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, वो आपसे आंसर नहीं चाहता बल्कि वो ये कहना चाहता है कि अपनी बात पर जोर देना चाहता है कि वो अपने भाई का रखवाला नहीं है। नेक्स्ट इज हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। इतना दुष्ट यहाँ पर कौन है जो अपने देश को प्यार नहीं करता। तो आइडिया तो ये कम्युनिकेट करने का है कि हर व्यक्ति अपने देश को प्यार करता है। तो ये जो क्वेश्चन फॉर्म में जब स्पीकर अपनी बात को कहता है और अपनी बात को ज्यादा एम्फेसाइज करता है इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछ के, वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है इंटेरोगेशन। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन। In this figure of speech, the exclamatory form is used to draw greater attention to a point than a mere bald statement of it could do. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब किसी बात को सीधे सीधे तरीके से कहा जाता है, एक डिक्लेरेशन के तरीके से कहा जाता है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन उसी बात को जब एक्सक्लेमेटरी तरीके से कहा जाता है तो बहुत ज्यादा इम्फेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो सिमिलरली जब किसी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में बोला जाता है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है एक्सक्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो कहने का ये मतलब है
अगर ये सिंपली कहा होता दैट मैन इज वंडरफुल तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन जब कहा व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन तो इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। और इसे आप पहचानेंगे सेंटेंस में लगे हुए एक्सक्लेमेटरी मार्क से। सेंटेंस में अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो यू विल से इट्स एक्सक्लेमेशन। Similarly, how sweet the moonlight sleeps upon this bank. Again, here is a एक्सक्लेमेटरी मार्क, और आपको कहा गया है, कहना ये चाहते हैं कि मूनलाइट जो है वो किनारों पर बहुत खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज इन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। यहाँ आपको याद रखना है कि क्लाइमैक्स जो होता है उसमें जो आइडियाज हैं या जो इवेंट्स हैं उनको इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देते हैं, यानी पहले कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इन वर्ड्स को देखिए, सिंपल, सिंपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा हाई लेवल होता है इरेक्ट, इरेक्ट से थोड़ा और ज्यादा हाई होता है सेवियर, सेवियर से और ज्यादा हाई होता है ऑस्टियर, और सबसे ज्यादा हाई होता है सबलाइम। तो ये आइडियाज तो सेम है लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है क्लाइमैक्स। सिमिलरली, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, सबसे पहले नोबल आ गया, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, इनफाइनाइट आ गया, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, उसके बाद ये एंजल की तरह हो गया, और उसके बाद इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड, और लास्ट में इसको गॉड की तरह ही बता दिया गया है, यानी कि इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में इन आइडियाज को कन्वे किया गया है। तो जब थोड़े कम इंपॉर्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है, वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, अ सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। जहां हम उल्टा करते हैं, पहले क्लाइमैक्स में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे थे आइडियाज को, यहां हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर। इट इज चीफली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सटायर और रिडिकुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें इसका जो पर्पस होता है, इस पोएटिक डिवाइस का जो पर्पस होता है वो मजाक उड़ाना या व्यंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखते हैं, हेयर दाउ ग्रेट अन्ना होम 3 रियाल्म्स ओबे, यहाँ आप हैं जो जिनका 3 साम्राज्य जिनकी आज्ञा मानते हैं। डस समटाइम काउंसिल टेक, कभी कभी काउंसिल मिलता है इनको और कभी कभी चाय। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले रियाल्म्स ओबे करते हैं उनको, उसके बाद उनको काउंसिल लेते हैं वो, और कभी कभी वो चाय लेते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी द डिसेंट ऑफ द आइडियाज, क्लियरली एक डिटेरियोरेशन है आइडियाज का, तो क्लाइमैक्स का उल्टा हो गया। सिमिलरली, एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, पहले उसको गॉड बोल दिया गया, लेफ्टिनेंट कॉलोनल बोल दिया गया, और उसके बाद टू द अर्ल ऑफ मार, और उसके बाद उसे दलदल का राजा बोल दिया गया, यानी उसका इंपॉर्टेंस हाई से लो होते चला गया। तो ये इसका जो उद्देश्य है वो ऑब्वियसली रिडिकुल करना है कि वो अपने आप को गॉड समझे, लेफ्टिनेंट समझे, लेकिन वो वास्तव में एक दलदल का राजा बनने के योग्य है। तो रिडिकुल करने के लिए एंटी क्लाइमैक्स को यूज। So this was all with the poetic devices and figure of speech, and I hope you have understood so well कि अब आपसे जब भी आइडेंटिफाई कराने के लिए कहा जाएगा तो बहुत इजीली आप किसी भी लाइन से, किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट से अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। With this, thank you.